हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज आल्सो योर चैनल। तो कल के लेक्चर में या पिछले क्लास के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमने मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सारी थ्योरी पढ़ी थी। अब आज के लेक्चर में हम लोग उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी along a straight line has velocities v1 and v2 at a and b। तो हमारे पास दो पॉइंट्स है यहाँ पे, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये बोल रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे v1 है और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, और एक्सेलरेशन जो है ये थ्रू आउट कांस्टेंट है। इट इज टेलिंग दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, सो अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन from A to B along a straight line has velocities v1 and v2 at A and B respectively. Now if C is the midpoint, it is telling that if C is the midpoint between A and B, then determine the velocity of the particle at C। फिर पॉइंट C पर हमें velocity of particle determine करनी है, ठीक है ना। तो हम लोग पॉइंट C की वेलोसिटी को v मान लेते हैं। Let the velocity of point C be v, ठीक है। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में बना हुआ नहीं मिलेगा, खुद से आप बना सकते हो अपने कॉमन सेंस से, जजमेंट से, ठीक है ना। तो हम लोग ये मान रहे हैं यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है पॉइंट सी पे वो v है। तो यहां से यहां तक की अगर आप डिस्टेंस को मान लो कि वो s है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, s ही हो जाएगी, बिकॉज c इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है तो जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को जो इक्वेशन कनेक्ट करता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यानी कि आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as इसके लिए, और यहां से आपके पास जो v स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ v1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो v स्क्वायर v1 स्क्वायर के टर्म्स में आप क्या लिखोगे देयरफॉर, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल, v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as। वैसे ही अब अगर आप यहां से यहां तक के मोशन को देखते हो, ठीक है ना, दिस रिलेशन इज फॉर व्हिच पार्ट ऑफ द मोशन, फॉर द मोशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C, A टू C के मोशन के लिए है। अब अगर हम देखते हैं फॉर द मोशन फ्रॉम C टू B, ठीक है ना, फॉर द मोशन फ्रॉम C टू B, अगर C से लेकर के B तक के मोशन को अगर हम देखें यहां पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as। v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन v स्क्वायर खुद किसके बराबर है, v1 स्क्वायर प्लस 2as के है, ठीक है ना। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as है, स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है ना। तो दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2 प्लस 1 अगर मैं करूं यहाँ पे 2 प्लस 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, v1 स्क्वायर प्लस 2as दैट इज 2v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 square। Therefore v square is equal to v1 square plus v2 square by 2। ये v square हो जाएगा और v is equal to under root of this हो जाएगा। तो v is equal to under root of v1 square plus v2 square by 2। This is as simple as this, ठीक है। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी जो कि A से लेकर के C तक है, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट अगर आपने s माना है तो C से B तक की भी डिस्प्लेसमेंट आप s ही मानोगे। उसका क्या रीजन है, क्योंकि इस केस में जो हमारी जो डिस्टेंस है A से C तक वो C से B तक के बराबर है, क्योंकि C मिड पॉइंट है। अब A से C के लिए अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as फॉर द मोशन फ्रॉम A टू C, और C से लेकर B तक लिखूंगा v2 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as। तो A से C तक जब मैंने लिखा v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना, तो इसी को मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। एंड फॉर द मोशन फ्रॉम C टू B जब मैंने लिखा v2 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, तो वहां हमारा v स्क्वायर जो हो जाएगा वो v2 स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। उसको इक्वेशन 2 कर लिया, और 2 और 1 को सिंपली जब मैंने ऐड कर दिया तो इस साइड 2v स्क्वायर हो गई LHS पे, और उधर 2as और माइनस 2as और माइनस 2as कैंसिल आउट हो गया, तो उस साइड में बच गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, वो जो आपको दिख रहा है। तो 2v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2।
तो इस रिजल्ट को आप ध्यान रख सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और पॉइंट ए पे अगर वेलोसिटी v1 है, पॉइंट 2 पे वेलोसिटी अगर v2 है, तो मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मेंशन है कि देखिए टू ट्रेन्स P एंड Q आर मूविंग अलोंग पैरेलल ट्रैक्स विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर्स पर सेकंड। मतलब दो ट्रेन्स है हमारे पास P एंड Q, मान लीजिए कि ये ट्रेन Q है और ये हमारे पास ट्रेन P है और ये दोनों जो है पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रही हैं, ठीक है ना, पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रही हैं, दोनों की स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की है, इसकी भी 20 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए ट्रेन Q है और ये ट्रेन P है और ये भी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, इसको मान लीजिए मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो two trains P and Q are moving along parallel tracks with same uniform speed of 20 meter per second. Okay. Now the driver of train P decides to overtake train Q. ये जो ट्रेन P का ड्राइवर है, इसने सोचा कि चलो ट्रेन Q को ओवरटेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ड्राइवर ऑफ ट्रेन P decides to overtake train Q and accelerates his train by 1 meter per second square. तो अब इसके पास एक्सेलरेशन भी आ गई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, पर इसका एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है और जहां पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ये मैंने पहले पढ़ाया है आपको। और यहां पर क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर से मिलेगा। मतलब कि ट्रेन P का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन P इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन P इनटू t स्क्वायर से मिलेगा। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको भी अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो the displacement of train Q is equal to initial velocity of train Q into t plus half into acceleration of train Q into t square। लेकिन क्योंकि acceleration of train Q जीरो है तो पूरा जीरो हो गया, तो it is simply initial velocity of train Q into time, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, after 50 seconds train P crosses the engine of train Q। After 50 seconds train P crosses the engine of train Q, find out what was the distance between the two trains initially provided the length of each train is 400 meters। मतलब अगर दोनों ट्रेन्स की लंबाई 400 मीटर है तो दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ट्रेन Q है, ट्रेन P है, ट्रेन P ट्रेन Q के पीछे थी पहले और दोनों 20 मीटर पर सेकंड से पैरेलल ट्रैक्स पे बढ़ रही थी, ठीक है। फिर ट्रेन P ने ये डिसाइड किया, मान लीजिए ज्यादा फास्ट ट्रेन थी, हो सकता है ये राजधानी वगैरह हो और ये थोड़ी स्लो ट्रेन हो, तो इसने डिसाइड किया कि चलो ओवरटेक करते हैं, अदरवाइज मेरे ज्यादा महंगे टिकट का क्या फायदा, ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया इसके ड्राइवर ने और 50 सेकंड के बाद जो ट्रेन P है वो ट्रेन Q को कंप्लीटली ओवरटेक कर गई, ठीक है ना। तो आप ये मान सकते हैं कि 50 सेकंड्स के बाद परिस्थिति कैसी रही होगी कि यहाँ पे कहीं ट्रेन Q रही होगी और ट्रेन P यहाँ पहुंच गई होगी, ठीक है ना। मतलब ट्रेन P का जो आखिरी डब्बा होगा वो ट्रेन Q के इंजन को क्रॉस कर रहा है 50 सेकंड्स के बाद, ठीक है। Now what is the distance covered by train P in 50 seconds? तो distance covered by train P in 50 seconds के लिए आप यूज करोगे SP is equal to UP into T। मतलब कि distance covered by train P is equal to initial velocity of train P into time plus half into acceleration of train P into time square। तो यानी कि आप लोग क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन P की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे 20 और इनटू टाइम, टाइम की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो टाइम आपका कितना है 50 सेकंड्स प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इसका 1 है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन P जो है वो 1 है इनटू t स्क्वायर, ये 2500 हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया 20 इनटू 50 यानी कि 1000 एंड प्लस 1 by 2 into 2500 तो 1250, तो 1000 plus 1250 यानी 2250 मीटर्स। तो यानी कि इस टाइम 50 सेकंड्स में ट्रेन P जो आगे गई है वो 2250 मीटर्स आगे गई है, ठीक है ना। और ट्रेन Q कितनी आगे गई है, तो इट इज सिंपली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन Q इनटू टाइम, तो यानी कि 20 इनटू और टाइम कितना है 50, तो ये कितनी आगे गई है 1000 मीटर्स आगे गई है, ठीक है। तो ट्रेन P जो है वो 2250 मीटर्स आगे गई है और ट्रेन Q जो है वो 1000 मीटर्स आगे गई है। इस परिस्थिति को समझना आप लोग कि होगा क्या, पहले देखिए पहले कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि यहाँ पे ट्रेन Q थी और यहाँ पर ट्रेन P थी और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो x था, दिस वाज इनिशियली। अब क्या हो रहा है
कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेन Q पहुंची है, ठीक है ना, ट्रेन Q हैज रीच्ड समवेयर ओवर हियर, मान लीजिए ट्रेन Q पहले यहाँ पे थी, दिस वाज ट्रेन P, दिस वाज ट्रेन Q एंड सेपरेशन वाज x। अब जो ट्रेन Q है वो यहाँ पहुंच गई है, यहाँ पे हमें देखना है कि ट्रेन Q जो है वो यहाँ पहुंच गई है, यहाँ मान लेते हैं ट्रेन Q यहाँ पहुंच गई है और ट्रेन P यहाँ पहुंच गई है। ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये जो ट्रेन Q है ये कितनी आगे गई है, ट्रेन Q जो है वो 1000 मीटर आगे गई है, ये हम देख सकते हैं, और ट्रेन P जो है ये कितनी आगे गई है, तो ट्रेन P जो है ये 2250 मीटर आगे गई है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का अगर हमें सेपरेशन देखना है x, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन x कितना हो जाएगा, अगर इस बात को आप देखते हो तो ये सेपरेशन x किसके बराबर होगा, आप समझिएगा इसको, ठीक है ना। इसमें होगा क्या बेसिकली कि ट्रेन P ने कंप्लीटली ट्रेन Q को ओवरटेक किया है, ट्रेन P ने जो 2250 मीटर्स कवर किया है, ठीक है ना, और ट्रेन Q ने कितना कवर किया है, 1000 मीटर्स कवर किया है ट्रेन Q ने, ठीक है ना, और ट्रेन P कंप्लीटली उसके आगे निकली है। तो ये 2250 मीटर्स किसमें यूटिलाइज हुआ होगा, ये 2250 मीटर्स, अगर मैं आपको बहुत सिंपल डायग्राम से सेम चीज दिखाऊं, ठीक है ना, ये डायग्राम से क्लियर होगा आपको, अब सिंपल डायग्राम से इसको दिखाऊं तो ये जो 2250 मीटर्स ट्रेन P गई है ये किसमें यूटिलाइज हुआ है, तो भाई 1000 मीटर आगे तो खुद कौन चली गई है, ट्रेन Q भी 1000 मीटर आगे चली गई है, तो उस डिस्टेंस को तो हटा ही दो, वो कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेन P के एक्स्ट्रा चलने का 1000 मीटर का तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो 1000 मीटर तो खुद कौन आगे बढ़ गई, खुद ट्रेन Q भी आगे बढ़ गई है, ठीक है ना। तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेन P के पास बची है वो कितनी बची है, इट इज SP माइनस SQ, दैट इज 2250 माइनस 1000, सो इट इज 1250 मीटर्स। ये समझ रहे हो, ट्रेन Q के मुकाबले ट्रेन P ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 1250 मीटर्स एक्स्ट्रा कवर किया है इस टाइम में, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ट्रेन P जो है वो ट्रेन Q के पीछे थी और अब ट्रेन P ट्रेन Q के आगे निकल गई है। पहले ट्रेन P, मान लीजिए पहले कोई अगर सेपरेशन नहीं होता, मान लीजिए कोई सेपरेशन नहीं होता दोनों में, तो ट्रेन P यहाँ पे थी और ट्रेन Q यहाँ पे थी, और बाद में ऐसा हुआ कि ट्रेन P जो है वो ट्रेन Q के आगे निकल गई, मतलब कि ट्रेन Q यहाँ पे है और ट्रेन P यहाँ पे है, ये समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये जो ट्रेन P है ये ट्रेन Q के मुकाबले अगर 400 मीटर चले तो ट्रेन Q के पैरेलल आएगी, और एक्स्ट्रा और 400 मीटर चले तो ट्रेन Q के इंजन से ट्रेन P का जो आखिरी डब्बा है उसके पास आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि ट्रेन P अगर 800 मीटर चले तो ट्रेन Q को क्रॉस करेगी, 800 मीटर चले तो ट्रेन Q को क्रॉस कर जाएगी। मतलब कि अगर दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन 0 होता तो ट्रेन P जो है वो 800 मीटर उसको चलना पड़ता, क्या काम करने के लिए, ट्रेन Q को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए, ये समझना आप लोग। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमारी जो ट्रेन P है, ठीक है ना, मतलब कि देखिए ट्रेन P इफेक्टिवली केवल कितनी चल पाई है, अगर मान लीजिए ट्रेन Q रुकी रहती, ट्रेन Q रुकी रहती तो ट्रेन Q के मुकाबले हमारी ट्रेन P इफेक्टिवली कितनी दूर चली गई होती, 2250 मीटर उसके रेस्पेक्ट में चली होती। बट क्योंकि ट्रेन Q खुद भी 1000 मीटर आगे बढ़ गई तो ट्रेन P जो है वो इफेक्टिवली केवल कितनी चल पाई, 1250 मीटर्स, ठीक है ना। अगर कोई ट्रेन Q पे बैठा हुआ बंदा ट्रेन P को देखे तो ट्रेन P जो है वो केवल ट्रेन Q के मुकाबले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, 1250 मीटर, क्योंकि ट्रेन Q खुद भी चल रही थी। अगर ट्रेन Q रुकी रहती तो ट्रेन P कितनी चल देती, 2250 मीटर। तो पहली बात तो ये है कि जो इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेन P ने ट्रेन Q के मुकाबले कवर किया है वो केवल 1250 है, ठीक है। अब ट्रेन P ने ट्रेन Q को क्रॉस करने में कितनी और डिस्टेंस वेस्ट कर दी है, 800 मीटर्स, क्योंकि ट्रेन P का जब इंजन ट्रेन Q के पिछले डब्बे के साथ था और फिर जब दोनों का इंजन एक दूसरे के बराबर आया तो ट्रेन P ने 400 मीटर चला, और फिर जब ट्रेन P का आखिरी बोगी, ट्रेन P की आखिरी बोगी जो है ट्रेन Q के इंजन के पैरेलल आया तो और वो 400 मीटर चली, यानी 800 मीटर उसने और इस प्रोसेस में लूज कर दिया, ठीक है ना। फिर भी इसके पास कितना और बचेगा, अगर मान लीजिए 800 मीटर और आप लूज करो यहाँ पे तो -800 मीटर, तो फिर भी इसके पास कितना बच जाएगा, 450 मीटर। यही वो 450 मीटर है जो इनिशियल सेपरेशन था ट्रेन P और ट्रेन Q के बीच में, ठीक है ना। तो होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को। आप देखो कि ट्रेन Q टोटल कितनी चली है 1000 मीटर, ट्रेन P टोटल कितनी चली है 2250 मीटर्स, और
ट्रेन क्यू को, रुकी हुई ट्रेन क्यू को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस लगता है उसको, 800 मीटर का लगता, ठीक है ना। तो पहली बात, क्योंकि ट्रेन क्यू भी चल रही थी, ट्रेन पी चली है 2250 मीटर्स, और क्योंकि ट्रेन क्यू भी चल रही थी 1000 मीटर्स, तो ट्रेन पी इफेक्टिवली उसके मुकाबले केवल कितनी चल पाई है, 1250 मीटर्स। अब उसको क्रॉस करने में और कितना उसने वेस्ट किया है अपना डिस्टेंस, 800 मीटर्स, ठीक है ना। तो बची जो डिस्टेंस है 450 मीटर, वही उन दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन था। ओके, अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज वेलोसिटी आफ्टर रनिंग थ्रू 108 मीटर। 108 मीटर दौड़ने के बाद एक मैन जो है उसने अपनी 20% ऑफ वेलोसिटी लूज कर दी, ठीक है ना। he ran through 108 meter and he lost 20% of his velocity। मान लीजिए उसने अगर u से स्टार्ट किया था और 20% ऑफ u को लूज कर दिया, मतलब 0.2 u को उसने लूज किया, तो अभी बची हुई कितनी है, 108 मीटर के बाद 0.8 u, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि a man loses 20% of his velocity after running through 108 meter, prove that he cannot run more than 192 meter further if his retardation is uniform। तो अगर अब उसका रिटार्डेशन यूनिफॉर्म हुआ तो फर्दर मैक्सिमम वो अब कितना दौड़ पाएगा, 192 मीटर्स और ही दौड़ पाएगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है, मतलब 192 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्लियर है आप लोगों को। तो से दैट दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी व्हिच इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे कि हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या गिवन है, u, मतलब हम u अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करें फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, अगर मैं सॉल्यूशन करूं फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, मैं क्या लिखूंगा फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी है 0.8 u, 0.8 u का स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो 0.8 u का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, प्लस 2 into a into s, s की जगह पे लिखूंगा 108, ठीक है। तो 0 माइनस ये आपके पास 0.64 u स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 0.8 का स्क्वायर is equal to u square plus 216a। क्यों 216 है, क्योंकि 108 into 2। इसको अगर मैं इधर लाऊं तो ये 0.6 u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.36 u स्क्वायर इज इक्वल टू 216a। तो अगर मैं 216 नीचे ले जाऊं तो माइनस 0.36 डिवाइडेड बाय 216 और उसके बाद फिर u स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करूं तो देयरफॉर a की जो वैल्यू है a इज इक्वल टू -1 बाय 600 u स्क्वायर। तो ये तो a की वैल्यू आ गई, दैट इज रिटार्डेशन, ठीक है ना। 0.36 से 216 को कैंसिल करो तो 600 आ जाएगा, 1 बाय 600, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू -1 बाय 600 u स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी अगर हम देखें, फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी, फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0.8 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 into a। a की जगह पे कितना लिखोगे, -1 बाय 600 into u स्क्वायर, ठीक है ना, 2 into a into s, और यही s हमें फाइंड आउट करना है। ये क्लियर है आप लोगों को। तो 0.8 u का स्क्वायर अगर मैं इधर ला करके लिखूं, क्योंकि इधर तो 0 स्क्वायर है, इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, -0.64 u स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर लिखा हुआ है 2 से 600 कट करोगे तो -1 बाय 300 है, तो -1 बाय 300 u स्क्वायर इनटू s लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 300 को अगर मैं इधर ले आऊं तो 0.64 into 300 इक्वल टू s, यानी कि ये जो s है यहां से यहां तक वो कितना होना चाहिए, 0.64 into 300, जो कि कितना होता है, 192 होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली और कितना दौड़ेगा वो, 192 मीटर्स दौड़ेगा। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। ये हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो जैसे क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लास 9th में भी किए होंगे। तो दिस वाज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन ओनली, ओके। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली ये क्लियर होगा, नहीं तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, दीज आर इजी क्वेश्चंस, ओके। अब बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें देखिए बोल रहा है कि इन अ कार रेस कार ए टेक्स अ टाइम t सेकेंड लेस देन कार बी टू फिनिश and reaches the finishing point with a velocity v more than the car b. ठीक है, assuming that cars moves with constant accelerations a1 and a2 respectively, show that v is equal to this v is equal to under root of a1 a2 into t. okay, so सारी quantities जो हमें क्वेश्चन में गिवन है a1 a2 और t, ठीक है ना, उसको प्रूफ करना है कि v जो है वो अंडर रूट a1 a2 into t है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। इसके पहले जो ट्रेन वाला हमने क्वेश्चन किया वो फिलहाल अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत है तो रिलेटिव वेलोसिटी में वापस वो क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पर आप लोगों को, बट होपफुली अभी भी आपको वो क्लियर होगा। यहां पर अब हमें देखना है शो दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट a1 a2 into t, ये शो करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो कार रेस अगर स्टार्ट हो रही है, ये हमारा मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट है और ये फिनिश पॉइंट है दोनों कार्स के लिए, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास कार A है और ये कार B है, और ये जो A है ये A1 से जा रही है, इसकी एक्सेलरेशन A1 है, और ये जो B है इसकी जो एक्सेलरेशन है वो A2 है। अगर तो हमें एक बात और पता होना चाहिए कि ये जो A है इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, UA भी 0 होगी और UB भी क्या हो जाएगी 0। ऑब्वियसली रेस तो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो गया, थोड़ी कि पहले से गाड़ी चलाते हुए शामिल हो गए रेस में, ऐसा तो हो नहीं सकता है, वो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी दोनों की। ये कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन ये मेंशन नहीं करेगा। अब फिनिश पॉइंट पे देखिए कि मान लीजिए कि इसको जाने में, B को जाने में टाइम लगा है TB और A को जाने में टाइम लगा है TA। ऑब्वियसली डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही होगा, अदरवाइज तो रेस में पार्शियलिटी हो जाएगी। रेस में दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय A विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय B। पर टाइम अलग अलग लग सकता है, ऑब्वियसली सेम टाइम लगेगा तो ना तो कोई रेस जीतेगा ना तो कोई रेस हारेगा, तो टाइम अलग अलग होगा। B का टाइम मान लीजिए TB है और A का टाइम जो है वो TA है, ठीक है। तो यहां तक होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को। तो अब देखिए कि क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि ये जो TB है, मतलब इन अ कार रेस कार ए टेक्स अ टाइम t सेकंड लेस देन कार B, मतलब कि TA जो है TB के मुकाबले कम है, TB माइनस TA इक्वल टू मैं T लिखूंगा। क्यों? क्योंकि TA कम है TB से, और कितना कम है, T कम है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कार ए टेक्स अ टाइम ऑफ t सेकंड्स लेस देन कार B, ठीक है। एंड रीचेस द, मान लीजिए कि जब यहां पे पहुंचा तो वेलोसिटी A की थी VA और B की वेलोसिटी थी VB। तो क्वेश्चन ये भी आपको बता रहा है कि जब फिनिश पॉइंट पे पहुंच रहे हैं दोनों, तो वेलोसिटी ऑफ A जो है वो वेलोसिटी ऑफ B से ज्यादा है, और वेलोसिटी ऑफ A वेलोसिटी ऑफ B से कितनी ज्यादा है, तो V ज्यादा है, यानी कि VA माइनस अगर मैं VB लिखूं तो इट इज इक्वल टू V हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को, TB माइनस TA इक्वल टू T एंड VA माइनस VB इज इक्वल टू V, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओनली, क्योंकि बोल रहा है and reaches the finishing point with velocity v more than the car B, ठीक है ना। अब अगर दोनों के एक्सेलरेशन a1 a2 है तो हमें प्रूफ करना है कि v is equal to under root a1 a2 into t, ठीक है ना। तो एक बात तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी दोनों की, अगर मैं SA की बात करूं तो SA is equal to, आप क्या लिखोगे, UA into t plus half into AA into t square या TA square। पर यहां पे देखो कि ये UA into t तो 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां से हमें TA की वैल्यू क्या मिलेगी, TA is equal to under root of 2SA by AA, या A1 बोल सकते हो क्योंकि वो क्वेश्चन में A1 मेंशन है, ठीक है ना। तो अंडर रूट 2SA by A1, ये तो TA हो गया। और सिमिलरली अगर मैं TB लिखूं तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2SB by A2, ठीक है ना। और TB माइनस TA हमें T दिया हुआ है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2SB by A2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2SA by A1 इक्वल टू T दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है ना। अब क्योंकि जो रेस है, एक बात हमें ध्यान देना है, क्योंकि रेस में डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो SA will be equal to SB and both are equal to say S, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 2S by A2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2S by A1 इक्वल टू T। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। मतलब इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ 2S by A2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2S by A1 इक्वल टू T। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
कहां से आ गया, बहुत इजीली स्टेप वाइज मैंने आपको बताया, TB माइनस TA, TB जो है अंडर रूट 2s बाई A2 है और TA है अंडर रूट ऑफ 2s बाई A1। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बता रहा है कि v वेलोसिटी, अब v कितनी होगी यहाँ पे, एक बात आप मुझे बताइए कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है ना। तो va स्क्वायर जो होगा जब यहाँ पे पहुंचेगी तो va स्क्वायर इज इक्वल टू ua स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 इंटू sa, ठीक है। अब ua स्क्वायर तो जीरो होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी नहीं, तो va स्क्वायर को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, va को लिख सकता हूं, va इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 a1 इंटू sa को मैं सिंपली क्या लिखूंगा, s लिखूंगा, ठीक है ना। एंड सिमिलरली vb हमारे पास क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 a2 इंटू s, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि va माइनस vb जो होगी, va माइनस vb, तो इसमें ये क्या लिख सकते हो आप लोग, अंडर रूट ऑफ va माइनस vb क्वेश्चन के अनुसार v है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन va माइनस vb इक्वल टू v, तो क्योंकि va माइनस vb इक्वल टू v है तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 2 a1 into s minus under root of 2 a2 under root of 2 a1 into s minus under root 2 a2 into s is equal to v. This is according to question. ठीक है, तो होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है जो अभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। तो अब मैं किसी एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दूं, से दैट मैं इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 अगर करूं यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अंडर रूट 2s कॉमन ले लेता हूं, तो अंडर रूट 2s मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, अंडर रूट 2s, और फिर हमारे पास अंदर ब्रैकेट के क्या आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट ऑफ a2 माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ a1, ठीक है ना, इक्वल टू t आ जाएगा, ठीक है ना। अगर उधर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो क्वेश्चन तो होपफुली आप लोगों ने लिख ही लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं ऊपर लिख देता हूं इस चीज को, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन a2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन a1 इक्वल टू t एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 2a1s माइनस अंडर रूट ऑफ 2a2s इक्वल टू, इस साइड पे क्या है, v है, ठीक है। यहां से अगर मैं अंडर रूट 2s को कॉमन ले लूं, अगर मैं अंडर रूट 2s को कॉमन ले लेता हूं तो यहां से अंडर रूट 2s आ गई बाहर और यहां हो गया 1 बाई अंडर रूट ऑफ a2, ऐसे बोल सकते हो आप, 1 बाई अंडर रूट a2 और माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ a1, ठीक है। और नीचे से भी आप अंडर रूट 2s को कॉमन ले लो और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2, ठीक है। तो अंडर रूट s जो है ये आपका कैंसल आउट हो गया। अब देखिए ऊपर यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो ये चीज क्या लिखी हुई है, अगर आप एलसीएम लो यहाँ पर तो अंडर रूट a1 ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 इंटू अंडर रूट ऑफ a2, ठीक है। और नीचे पहले से और क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 एंड दिस इज इक्वल टू t बाई v, ठीक है। अब ये दोनों आपके कैंसल आउट हो गए और क्योंकि ये दोनों कैंसल आउट हो गए तो यानी कि अब ये जो v होगा, देयरफॉर इस v को मैं इधर ले जा रहा हूं और इनको उधर ले जा रहा हूं, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट a1 a2 इनटू v। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस, ओके। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो बहुत इजी है, वीडियो को आप रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिए इसको, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा और मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे और कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे एंड देन वी विल मूव इनटू मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है, कंसीडर अ पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड starts deaccelerating at a rate of 2 meter per second square. Determine the time at which the particle becomes stationary. Particle कब रुक जाता है. Find the distance traveled in the second. दूसरे सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की. What was the distance traveled by it? And the third point is find the distance traveled in the third second. कि थर्ड सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की. ठीक है. So this is our question.
ठीक है ना। एक पार्टिकल जो है इनिशियली मूव कर रहा 5 मीटर पर सेकंड से और फिर इसका रीएक्सेलरेशन होने लगता है एट रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करके और कुछ क्वेश्चंस करके मोशन अंडर ग्रेविटी में मूव करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।